वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। इंटरव्यू प्रिपरेशंस का कई सारा आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत पसंद कर रहे हो आप उन वीडियोज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप शेयर करोगे उन वीडियोज़ को, हमारा चैनल्स ग्रो होगा, मेरे साथ आप भी ग्रो होंगे। लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जैसा रीच क्रिएट होगा उस हिसाब से और भी कंटेंट्स आपको इस तरीके के देखने को मिलेगा। आज मैं आपको राम शंकर से मिलवाने वाला हूँ। इंडस्ट्री प्रोफेशनल है, 2015 से हमसे जुड़े हुए हैं और ऑलमोस्ट 5-6-7 सालों का तो एक्सपीरियंस होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। जनरली ये रिएक्ट, नोड जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी, AWS क्लाउड और डेवऑप्स के कई सारे प्रोफाइल पे काम करते हैं। अभी ये इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, 2-3 कंपनी स्विच कर चुके हैं। इनके जर्नी के बारे में जानेंगे, क्या सीखा है इन्होंने, कैसे प्रिपरेशन किया, और ख़ास बात यह है कि ये MNC में भी जॉब कर चुके हैं और शायद अभी MNC में ही हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। रामशंकर से बातचीत करते हैं इस वीडियो के अंदर। आपको इतनी जानकारी हो जाएंगी कि प्रिपरेशन के लिए क्या ज़रूरी है, कैसे आप किसी MNC में जा सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल का कितना इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश ज़रूरी है कि नहीं इंटरव्यू देने के लिए, इनका सैलरी क्या है, CTC क्या है, कंपनी में काम कैसे होता है, ऑलमोस्ट सारी जानकारी आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। वेलकम मिस्टर राम शंकर, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, थैंक यू सर। सो राम शंकर अभी क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं एक कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा हूँ सर। ओके, फुल स्टैक या फ्रंट एंड? फुल स्टैक पे। क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वहाँ? वहाँ पे यूज़ होता है नोड जेएस होता है, एक्सप्रेस जेएस और नेक्स्ट जेएस और भी फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज वगैरह ये सब यूज़ होता है। ओके, अ, तो कैसे सर्व करते हैं कंपनी को? रिमोट जॉब कर रहे हैं या ऑफिस जॉब करते हैं? अभी तो रिमोट जॉब कर रहे हैं। ओके, ये पहली कंपनी है आपकी? नहीं, ये पहली कंपनी नहीं, उससे पहले भी हमने कई कंपनी में काम किया है। थोड़ा अपने जर्नी के बारे में, कोडिंग फील्ड में आप आए कैसे? नॉर्मली हम लोग 12th करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं कि हमको इंजीनियरिंग करना यस। है या कहाँ जाना है। कैसे आए कोडिंग वाले फील्ड में, आप आए कैसे? कोडिंग में सर क्या बताएं सर, बस आ गए कैसे भी। मतलब हमें स्टार्टिंग नहीं पता था कि मैं कोडिंग में जा रहा हूँ या कोडिंग की फील्ड में जा रहा हूँ। बस हम ऐसे लाइक वेबसाइट्स या मोबाइल ऐप्स वगैरह देखते थे तो हमें ऐसा लगता था इनको कोई ना कोई तो जरूर बनाता होगा। बस हमें वो चीज़ बनाना सीखना है, कैसे बनाते हैं वो चीज़। फिर धीरे धीरे करते करते इंटरनेट से सीखा, आपसे सीखा और कई सारी, और जहाँ से भी मिला बस सीख लेते थे। अच्छा, मैं क्या 12th के बाद आपने सीखना शुरू किया? ग्रेजुएशन के बाद कब? ट्वेल्थ के बाद हमने ट्वेल्थ के बाद हमने ग्रेजुएशन किया। कुछ समय बाद ग्रेजुएशन में हमने टाइम बिताया। उसके बाद में फिर हमें धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट वगैरह ग्रो होने लगा और जानकारी सबके पास में पहुंचने लगी और उस वजह से धीरे धीरे हमने सीखना स्टार्ट कर दिया। और मतलब ऐसा होता था कि दिमाग में इंटरनेट चलाते थे पहले, जो रिचार्ज वगैरह आता था महंगा होता था, 5 रुपए का डला के और उससे सीखते थे। अच्छा। देखते थे तो लगता था कि इनको कोई ना कोई तो जरूर बनाता होगा। अच्छा, तो वेबसाइट के वो, बारे में कह रहे हाँ हाँ हाँ, वेबसाइट वगैरह जो भी होता था देखते थे तो सोचते थे कि इनको कोई ना कोई जरूर बनाता होगा। फिर धीरे धीरे पता चला कि ये बनाया जाता है HTML, कोई एक होती लैंग्वेज। तो वो लैंग्वेज हमने एक बार दो बार सीखने का प्रयास किया। उसका जो लिखने का जो सिंटैक्स था हमको बड़ा अजीब लगा, तो मुझे इसको सीख पाऊंगा क्या। लेकिन फिर धीरे धीरे एक्चुअली क्या बोलते हैं कि इच्छा होती थी ये सीखने की। मतलब इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है। अगर हम वेबसाइट पर कुछ ऐसा टेढ़ा कोड हम लिख देते थे और उसका जो जो रिस्पॉन्स हमें मिलता, जो रिजल्ट हमें ब्राउजर पे दिखता था, वो देखने में बड़ा अच्छा लगता था। इस वजह से धीरे धीरे सीखते सीखते आ गए कोडिंग फील्ड में। अच्छा, तो ग्रेजुएशन आपका किस सब्जेक्ट से है? ग्रेजुएशन हमने किया है फिजिक्स मैथमेटिक्स से। अच्छा, उसके बावजूद आप कोडिंग फील्ड में आ गए, हाँ, सिर्फ कोडिंग इंटरेस्ट की फील्ड में। वजह से? हाँ, सिर्फ इंटरेस्ट है हमारा। अच्छा, मुझे जहाँ तक जानकारी है आपने MCA भी किया है। हाँ, MCA हमने किया, वो तो बाद में किया है।
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से। मतलब कोडिंग में इंटरेस्ट आ चुका था, थोड़ा बहुत हाँ सीखना शुरू कर चुके थे, तो अब आपने डिसीजन लिया होगा कि चलो अब हम कंप्यूटर साइंस के फील्ड में मास्टर्स हाँ। करते हैं, राइट? हम्म। हाँ, अच्छा। तो कब, किस ईयर में आपने सीखना शुरू किया HTML वगैरह? सीखना हमने 2015 के आसपास से मैंने किया था, क्योंकि उसी समय हमने एक लैपटॉप भी नया परचेज कर लिया था, उसी से मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो उस वक्त जो लैपटॉप आता था, प्रोसेसर डुअल कोर होगा, ये सब होगा उसमें? हाँ, यस सर। डुअल कोर प्रोसेसर्स में हम लोग काम करते थे। यस सर। ऑब्वियसली उस वक्त ब्राउजर्स भी होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इन सब चीज़ों, गूगल क्रोम हाँ वगैरह ऐसा। भी होती थी। गूगल क्रोम हाँ। तो था ही उस वक्त। और यस सर। अब मोस्टली आप उस वक्त HTML से शुरुआत आपने किया, कहाँ से शुरुआत किया आपने, सीखा HTML लैंग्वेज को, कैसे आपने सीखा? यूट्यूब? हाँ, HTML के लिए हमने एक वेबसाइट थी, वेबसाइट है, अभी भी है सर, W3 स्कूल्स, हाँ हाँ। वो थी। और कुछ हमें पता नहीं, यूट्यूब चैनल का नाम नहीं याद है सर। अच्छा। और वो पता नहीं क्या था, लेकिन उसने थोड़ा सा हमें बताया था स्टार्टिंग HTML ऐसे लिखते हैं, तो उसका हमें बेसिक जो जो लिखते हैं HTML स्टार्ट एंड, और वो बस उतना लिख पाया था अच्छा, मुझसे कैसे, स्टार्टिंग। मुझसे कब जुड़े, कैसे जुड़े? हाँ, आपको हम मतलब कोई वीडियो में देख रहा था, हम्म, मतलब कोई मतलब दिमाग में अजीब अजीब तरह से सवाल आते थे, उन्हीं को सुलझाने के लिए हम क्या करते थे, इंटरनेट का यूज करते थे, यूट्यूब वगैरह का यूज करते थे, ये कैसे होगा, इसका क्वेश्चन, इसका कोई सोल्यूशन है, तो उसी में कोई भी टॉपिक था हमारा, तो हम उसको सर्च कर रहे थे। तभी क्या था कि आपका वीडियो आ गया सबसे टॉप पे। अच्छा। हाँ, सबसे टॉप पे था, कौन सा था, एक काफी पुरानी पुरानी प्लेलिस्ट है आपकी, मोबाइल ऐप से रिलेटेड है, कोई जावास्क्रिप्ट का यूज करके मोबाइल ऐप बनाना आपने बताया था। अच्छा। तो उसको देखा, तो उसमें आपने बताया था कि आपने जो कोर्सेस वगैरह उसके बारे में मैंने जाके वेबसाइट पे देखा। तो उसके बाद में हमें देखा तो सिलेबस वगैरह तो हमें बहुत अच्छा लगा, एक ही कोर्स में इतना सारा सब कुछ सीखने को मिल रहा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया आपका कोर्स। अच्छा, और क्या अप्रोच था, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब आपने वहीं से सीखा? मुझसे ही सीखा आपने शायद जावास्क्रिप्ट यस सर, वगैरह? मोस्टली आपसे ही सीखा है। अच्छा, पहली नौकरी कब लगी आपकी? पहली नौकरी हमारी 2017 में लगी थी, टेक सनसेट में। ओके, और क्या प्लेटफॉर्म क्या था, फुल फ्रंट एंड क्या चूज़ किया था आपने उसमें? फुल स्टैक। फुल स्टैक। और क्या टेक्नोलॉजी क्या यूज़ होता था वहाँ पे? रिएक्ट नोड यूज़ होता था? हाँ, वहाँ पे भी रिएक्ट नोड, डेटाबेस। अच्छा, उसके बाद आपने कई सारा जॉब किया है ना? उसके बाद यस। उसके बाद यस सर। कितना समय तक काम किया आपने वहाँ पे? वहाँ पे मैंने लगभग 5 साल काम किया है। ओके, और फिर उसके बाद? उसके बाद में मैंने स्विच किया दूसरी कंपनी के लिए। अभी दूसरी कंपनी है, नोएडा की कंपनी, वहाँ पे मैंने स्विच किया। क्या नाम था कंपनी का? वहाँ पे कंपनी का नाम है, सेक्टर 62 में है वो, अप्रूटर। ओके, क्या CTC क्या था वहाँ ज्वाइनिंग का आपका? वहाँ पे CTC हमारा था 5 के समथिंग कुछ था। 5 LPA। यस सर, ओके, अराउंड। कितना समय काम किया आपने वहाँ पे? वहाँ पे हमने किया 3 महीने लगभग मैंने काम किया वहाँ पे। 3.5 महीने? तो हाँ। फिर उसको क्यों छोड़ दिया कंपनी आपने? 3 महीने में तो कोई कंपनी नहीं छोड़ता ऑब्वियसली, 5 हाँ, LPA की वैसे सैलरी नहीं थी। छोड़ता है वहाँ पे कोई कंपनी। हाँ, तो मतलब क्यों, हाँ, ऐसा क्या रीज़न था कंपनी छोड़ दिया आपने? उसका रीजन ये था कि वहाँ पे जो कंपनी की हमने देखा, वहाँ पे ग्रोथ वगैरह नहीं थी, और कंपनी की जो प्रोजेक्ट वगैरह था वहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्ट भी हमें अच्छा नहीं लगा, इस वजह से। अच्छा, मतलब कल्चर वगैरह भी का हाँ, भी कल्चर प्रॉब्लम? वगैरह। ओके, तो मतलब कितने एम्प्लॉयज़ थे उस कंपनी में वैसे? वहाँ पे एम्प्लॉयज थे लगभग 100 के आसपास एम्प्लॉयज थे। ओके, MNC था या नहीं था वो? नहीं, MNC कंपनी तो नहीं थी वो। ओके, तो उसके बाद क्या किया आपने, 2.5-3 महीने के बाद फिर क्या हुआ? 2.5-3 महीने के बाद हमने एक दूसरी कंपनी को मैंने इंटरव्यू दिया, MNC कंपनी, सेतु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ कितनी CTC थी आपकी?
सेकंड वहाँ पे 7 LP अराउंड। 7 LP। ओके, तो ये कंपनी ने खुद ही आपके प्रोफाइल को अप्रोच किया या आपने कंपनी को अप्रोच किया था, ज्वाइन किया आपने, जॉब्स के लिए अप्लाई किया कंपनी की वेबसाइट से, naukri.com से, कहाँ से कैसे मिला ये 7 LP का पैकेज आपको? ये मिला था, हमारे एक फ्रेंड थे, उन्होंने हमें वहाँ पे रिकमेंड किया था कि आप यहाँ पे जाके आप इंटरव्यू दीजिए। मैं बस गया और बस इंटरव्यू दे दिया। तो ये ऑफलाइन मतलब ऑफिस इंटरव्यू हुआ था हाँ आपका? हाँ, ऑन साइट इंटरव्यू था। ओके, तो किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा गया था आपसे? क्वेश्चन वहाँ पे जो हुआ था, हमारा 3 राउंड हुआ था। फर्स्ट राउंड होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वहाँ पे जो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस वाले, मतलब वो वहाँ पे जो जावा और जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन नॉर्मल होते थे, और कुछ क्वेश्चंस थे हमारे रीजनिंग से रिलेटेड, 4 या 5 रहे होंगे, तो वो करना होता था। तो क्लियर हो गया था। दूसरा राउंड हमने दिया था, उसमें भी जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चन थे जावास्क्रिप्ट के। मेरे चैनल पे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर सिखा दीजिए, डेटा स्ट्रक्चर सिखा दीजिए। क्या डेटा स्ट्रक्चर सीखने के बाद ही नौकरी होती है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरा यूट्यूब पे भरा पड़ा है डेटा स्ट्रक्चर सीख लो नौकरी। डेटा स्ट्रक्चर उतना जरूरी नहीं है जितना लोग बताते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर हमारा इतना जरूरी है, ये जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर से पूछते भी हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, जो आप नॉर्मली कर दोगे, इसलिए कर दोगे कुछ तो, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ इतना ज्यादा टाइम देना वो जरूरी नहीं है। तो आप जरूरी ये है कि हमें जो हमारी जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस, डेवलपमेंट पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसमें ये तो नहीं पता चलता ना कि ऑथेंटिकेशन कैसे बनेगा, बटन पे क्लिक करने का तो मॉडल कैसे खुलेगा, सिक्योरिटी क्या हैंडल होती है, ऑथेंटिकेशन वगैरह का, ये सब कुछ भी नहीं पता चलता डेटा स्ट्रक्चर में। अब डेटा स्ट्रक्चर में आप कुछ भी मतलब कोई भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो, लेकिन उससे रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम होती है और जो हमारी डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है उसमें काफी डिफरेंस होता है। क्योंकि जो भी अगर क्लाइंट अगर जो चाह रहा है, अगर आप वो बना के दे रहे हैं तो आप उसके लिए अच्छे डेवलपर हैं। क्या आपको डेटा स्ट्रक्चर आता है या नहीं आता है? ओके, मतलब क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को हमको फुलफिल करना है जैसा वो चाहता है ना। और ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर्स में आप क्या सीखते हो? मैथमेटिकल क्वेश्चंस ये सब सॉल्व करना। मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ओके, नहीं बहुत परेशान रहते हैं स्टूडेंट्स मेरे कि डेटा स्ट्रक्चर सिखा दीजिए, डेटा स्ट्रक्चर सिखा दीजिए। तो आप सुन लो, इनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस, कई सारे कंपनी में नौकरी कर, बोला नहीं इन्होंने कि आपको डीएस ज़रूरी नहीं, डेवलपमेंट पे फोकस करना है, क्योंकि एट द एंड आपको वही काम करना है कंपनीज़ के अंदर, सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है। डेटा स्ट्रक्चर में आपको सॉफ्टवेयर बिल्ड करना नहीं सिखाया जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का क्या मतलब हुआ? थोड़ा बहुत आपको सीखना चाहिए, जिससे शुरुआत में आप सीखो लॉजिक बिल्ड करने के, शुरुआत में इतना भी नहीं कि पूरा अपना समय ही आपने डेटा स्ट्रक्चर्स पे लगा दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आपने सीखा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओके, थोड़ा बताइए और किस तरीके का प्रोजेक्ट आपने किया है सेतु इंडिया में? सेतु इंडिया में हमने किया है प्रोजेक्ट, रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट हमें मिला था। तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट था वो रिएक्ट जेएस का बना हुआ है, और उसका जो बैकएंड का था वो था .NET पे बना हुआ। तो दोनों, हम फ्रंट एंड का बंदा हम थे और जो बैकएंड का था वो दूसरा बंदा था, दोनों लोग साथ में काम करते थे। अच्छा, हाँ, वो था फॉरेन का ही, वहाँ पे फॉरेन का ही प्रोजेक्ट होता है। जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ स्टूडेंट्स को तो मैं रेगुलरली ऐसा कहता हूँ कि भले ही आपका ट्रेनिंग रिएक्ट पे हो रहा है, नोड.जेएस पे हो रहा है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो अगर नई टेक्नोलॉजी का भी प्रोजेक्ट आएगा तो आपको वहाँ पे बिल्ड करना पड़ता है, चाहे आप सीख कहीं क्यों ना बिल्ड करो। ये बात कहाँ तक सही है? हाँ, ये सर आपकी बात 100% सही है। कभी कभार ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखना ही पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमें पूरा करना है। हाँ, क्योंकि कंपनीज, आप एक ऑलरेडी कंपनी के पास आप डेवलपर हो जावास्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म के,
अब आप रिएक्ट जानते हो तो एंगुलर के लिए फिर से दूसरा डेवलपर तो हायर नहीं करेगा, उसको तो नुकसान होगा ना, वो आप ही से यस काम सर। करवाएगा, ऐसा होता है। अच्छा ये बताइए कि अगर एक इंसान किसी कंपनी में जॉब कर रहा है वो सिर्फ उतना ही करता है जितना जानता है, और एक इंसान जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म का काम कर पाता है, जैसे कि डेवॉप्स का भी, क्लाउड का भी, फ्रंट एंड बैक एंड, ओवरऑल डेवलपमेंट का सारे प्लेटफॉर्म का काम कर पाता है, मोबाइल ऐप डेवलप भी कर पाता है, तो किसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा इंडस्ट्री के अंदर? अब प्रायोरिटी तो उसी का ज्यादा होगा जो सबसे ज्यादा काम कर पाएगा। आज जिसको AWS भी आता है, क्लाउड आता है, डिप्लॉयमेंट आता है, डेवलपमेंट आता है, और डेटाबेस भी आता है, डिजाइनिंग भी आता है, सब कुछ जिसको आता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स का कंप्लेंट रहता है कि कहीं कंपनीज फायर कर देगा, ले ऑफ कर देगा हमें, तो इन चीज़ों से बचने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स की जानकारी हो, ताकि हमसे हाँ। कंपनीज को प्रॉफिट हो, है ना? यस। कि आप दूसरे एम्प्लॉय को हायर मत करो, आप हम ही से अगले प्लेटफॉर्म का काम करवा लो, ऐसा है ना? यस सर। कितना समय तक काम किया आपने चेतु इंडिया में? सेतु में अभी हमको 3-4 महीने हो गए हैं। 4 महीने, अच्छा। तो अभी क्या ऑफिस आवर क्या है आपका? ऑफिस आवर वहाँ पे रहता है 2:30 बजे से रात में 11:30 बजे तक की मतलब शिफ्ट रहती है। यूएस बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे शायद आप काम करते होंगे, यूएस बेस्ड क्लाइंट के लिए काम हाँ। करते होंगे, इस वजह से ऐसा टाइमिंग है ना? हाँ, यूएस क्लाइंट के हिसाब से ही टाइमिंग रहती है। आपने मुझे मेल किया था कि आपने उस कंपनी को ही छोड़ दिया, क्या Yes, sir. रीज़न क्या था? उससे हायर सैलरी किसी दूसरे कंपनी ने ऑफर किया है, या क्या रीज़न था छोड़ने का उसको? रीजन तो मेन सर हमारा वहाँ पे टाइम का था। टाइम जो हमारा है 2:30 बजे से 11:30 बजे तक का, ये ऐसा टाइमिंग होता है कि ये ना पूरा दिन का टाइमिंग है, ना सही ये पूरा रात का टाइमिंग है। एक्चुअली सर ये टाइमिंग है यूएस क्लाइंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें दिक्कत ये होती है रात में कभी देर से आए तो नींद में नींद नहीं आई, या फिर हम डिप्रेस हो गए, या फिर सर दर्द कर रहा है, इस तरह की बहुत सारी हेल्थ की इश्यूज आ जाती हैं। हाँ हाँ हाँ, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने पे, ऐसा होता है। स्ट्रेस डिप्रेशन की नॉर्मल है, लगभग लोगों के साथ ऐसा होता है, आपके साथ भी होगा जब आप अपनी पहली नौकरी करोगे। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पैसे पे फोकस मत कीजिएगा कि मैं नाइट शिफ्ट करूँगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, ऐसा कभी मत कीजिएगा। काम करने का समय होता है दिन, ऑफिस आवर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा आपसे आईटी इंडस्ट्रीज़ काम करवाएंगी, सिलेक्शन होगा 9 to 5 के लिए, लेकिन काम आपका रात के 7-8 बजे तक होगा। तो नाइट शिफ्ट आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बहुत लोग Naukri.com से अप्लाई करते हैं तो हैवी सैलरी के लिए नाइट शिफ्ट वाले कंपनीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके रामशंकर, तो चेतु इंडिया आप छोड़ चुके हो, अभी करेंट क्या ऑफ़र मिली है नए कंपनी से जिसको अभी आप सर्व कर रहे हो? अभी हम कर रहे हैं डायने इन्फोटेक, एक मुंबई की कंपनी है, उसका मेन काम है शिपिंग का। शिपिंग का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या सैलरी है आपकी वहाँ? सैलरी वहाँ पे एज ए टीम लीड पे काम कर रहे हैं, और सैलरी अभी वहाँ पे है 8 LPA, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सैलरी अभी आपकी हम इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, तो इसमें प्रोविज़न पीरियड भी है आपका क्या? हाँ, 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड है। मैं आपको बता दूं, प्रोविज़न पीरियड एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। ऑब्वियसली जिस कंपनी को आप ज्वाइन करोगे ना, वो 3 या 6 महीने का प्रोविज़न पीरियड रखता है। उन पीरियड्स में आपको प्रूफ करना पड़ता है कंपनी को कि आप कितने पंचुअल हो, कितना हार्ड वर्किंग हो। अगर आप 6 महीने का प्रोविज़न पीरियड है, अगर उसमें अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करोगे तो कंपनी बिना किसी नोटिफिकेशन को आपको फायर कर देंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि वो जो 6 या 3 महीने का प्रोविज़न पीरियड है ना, उसमें आप अच्छा परफॉर्म करो, ताकि आप काफ़ी समय तक, लंबा समय तक उस कंपनी के अंदर टिक सको। ओके, तो और ख़ास बात ये, रामशंकर रिमोट जॉब अभी कर रहे हैं 8 LPA का। यस सर। आपका एक्सपीरियंस आपको इतना हैवी सैलरी पे रिमोट जॉब देगा, याद रखिएगा। अगर आप सोचोगे कि कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ मैं, किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के तुरंत मुझे रिमोट जॉब मिल जाए जिसकी सैलरी 8 LPA हो पर ईयर, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपको हैवी सैलरी दिलाता है, चाहे आप रिमोट जॉब करो चाहे आप ऑफिस जॉब करो। ये काफ़ी सारे कंपनीज में काम कर चुके हैं, इस वजह से इनको रिमोट जॉब मिला है 8 LPA का, समझे? तो अगर आप यूट्यूब पे प्रमोशंस एडवर्टीजमेंट देख रहे हो कि ज्वाइन करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनसे बचिएगा। सीखने पे फोकस कीजिए, ज़्यादा सीखिए, ज़्यादा समय दीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद, तुरंत एट अ टाइम नहीं होता है।
ओके, रामशंकर कितने समय से काम कर रहे हैं इस कंपनी में आप? कंपनी में हमने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है। अच्छा, मतलब कितना, 1 महीना हो गया? नहीं, अभी 1 महीने नहीं हुआ है। ओके, तो मतलब टास्क कैसे असाइन होता है? आप तो रिमोट जॉब करते हो ना, तो क्या होता है, मीटिंग होता है, कैसे टास्क मिलता है आपको? हाँ, एक मीटिंग होती है, सुबह होती है, एक शाम को मीटिंग होती है, हम्म, और उसके बाद में मतलब जो भी डिस्कशन होता है, फिर बीच में हम काम करते हैं उसी पे। अच्छा। जो भी टास्क होता है वो बताते हैं। हम्म। ज़्यादातर गूगल गूगल मीट पे ही मीटिंग होती है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो स्प्रिंट हो गया, बिट्रिक्स हो गया, monday.com हो गया, इनसे टास्क असाइन होता है डेवलपर्स को, क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता है? नहीं, इस कंपनी में तो अभी नहीं होता है। अभी नॉर्मली हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी का यूज़ करते हैं। हम्म। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सुना है या ऑब्जर्व किया कि रिमोट जॉब में ज़्यादा काम लिया जाता है ऑफिस जॉब के मुकाबले। ये सही है? आपको फील हो रहा है क्या ऐसा? हाँ, ऐसा तो फील नहीं हो रहा अभी, लेकिन हमें लगता है कि इन फ्यूचर में ज़्यादा काम आने वाला है। अच्छा, तो वो हाँ, लोग कैसे आप पे ध्यान रखते हैं? आप तो रिमोट जॉब करते हो ना, तो ध्यान कैसे हाँ। रखते होंगे वो? ध्यान वो रखते हैं, सपोज दैट हमारी टाइमिंग है 10 बजे से शाम के 6 बजे तक की, हम्म। तो वो ये मान के चलते हैं अगर कभी भी उनका कॉल आता है तो हम उसी टाइम में उनका कॉल हम रिप्लाई करेंगे, उठाएंगे। और अच्छा। जो भी टास्क दिया हो शाम को उनको कंप्लीट चाहिए होता है, और पूछते हैं कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, उसका प्रोग्रेस देखते हैं। अच्छा, आपको रिपोर्ट करना पड़ता होगा अपने हाँ, दिन भर में रिपोर्ट करना क्या? पड़ता है ओके। कि कितना काम हो गया है। हम्म। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, जब आप रिमोट जॉब करेंगे ना, तो कंपनी कई सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाती है आपके पीसी में। कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं कि प्रत्येक वो 10 सेकंड 15 सेकंड पे आपके पीसी का स्क्रीनशॉट लेकर भेजता रहता है कंपनी को। उसको पता चलता रहता है कि आप क्या काम करते हो। सारे कंपनीज तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मोस्टली होता है रिमोट जॉब में कंपनी आप पे ध्यान रखने के लिए ऐसा करती है। रामशंकर के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, इनके काम और एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन फ्रेशर के साथ ज़रूर ऐसा होता है जब आप फर्स्ट टाइम रिमोट जॉब करेंगे एज अ फ्रेशर। तो अभी क्या लगता है रामशंकर, अभी क्या टेक स्टैक चल रहा है? अभी के समय में बच्चे को किन किन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए अगर वो जल्दी जॉब्स क्रैक करना चाहता है तो? अगर जल्दी जॉब चाहता है तो सबसे पहले उसको आना चाहिए जावास्क्रिप्ट। ठीक है। सबसे मेजर रोल हमारा प्ले करती है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से अगर हम आती है अच्छे से तो हम नोड जेएस और रिएक्ट जेएस पे काम कर सकते हैं इजीली। ओके। और इस पे बहुत सारी जॉब्स वगैरह भी naukri.com पर अवेलेबल हैं। ओ, तो मतलब किस लेवल का जावास्क्रिप्ट आप कहना चाहते हैं? प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या नॉर्मल जो हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते इवन नंबर ऑड नंबर फाइंड करना? नहीं, ये नहीं, प्रोजेक्ट बेस्ड होना चाहिए। प्रोजेक्ट बेस्ड। तो कुछ प्रोजेक्ट सजेस्ट करेंगे क्या कि जावास्क्रिप्ट में बेसिक प्रोजेक्ट्स क्या क्या किया जा सकता है ताकि हम रिएक्ट जेएस के लिए एलिजिबल हो जाए पढ़ने के लिए? जावास्क्रिप्ट में बेसिक प्रोजेक्ट अगर हम बात करें तो कोई भी जिसमें लोकल स्टोरेज वगैरह यूज करके वो बना सकते हैं, CRUD ऑपरेशन बना सकते हैं, या फिर कोई फाइल को हम रीड करने के लिए वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और एजेक्स रिक्वेस्ट वगैरह लगाना, ये सब चीजें हम सीख सकते हैं। और कोई भी मतलब नॉर्मली हम बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओ, आजकल टेलविंड बहुत ट्रेंड कर रहा है, तो क्या टेलविंड मतलब बच्चे अभी भी डिमांड करते हैं कि बूट स्टेप सिखा दीजिए, तो क्या करना चाहिए उनको? आगे अगर बढ़ना है उनको बूट स्टेप सीखना चाहिए, टेलविंड सीखना चाहिए, या पहले बूट स्टेप सीखे तब टेलविंड सीखना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमारे हिसाब से तो सर टेलविंड इस समय ट्रेंड में चल रही है, और टेलविंड का जो अभी हमारा रिसेंटली प्रोजेक्ट अभी हमें असाइन हुआ, सो ये टेलविंड में ही बना हुआ है। अच्छा। तो टेलविंड अच्छा है, इससे मतलब क्या होता है कि हमारे जो काम करने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ, और क्योंकि हम CSS कस्टम CSS लिखते हैं तो CSS हम लिखते ही नहीं है। बहुत परेशानी हो। अब तो वो यूज़ ही नहीं होता होगा ना इंडस्ट्री में कि नहीं। आप कस्टम CSS। टेलविंड ने सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। हम्म। तो ऐसा हो सकता है कि बिना बूट स्टेप सीखे टेलविंड सीखा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहले तो CSS सीखना होगा ना, उसके बाद हम हाँ, Tailwind। CSS सीखना, CSS तो आना ही चाहिए। CSS अगर नहीं सीखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी क्लास को हमें कब यूज करना है। अच्छा, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि उनको पता है कि हाँ रिएक्ट जेएस सीखेंगे जल्दी नौकरी लग जाएंगे, नोड पे लग जाएंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट पे कम समय देते हैं, जल्दी जल्दी जावास्क्रिप्ट सीख लेते हैं और तुरंत रिएक्ट जेएस पे मूव कर जाते हैं। तो कितनी परेशानी हो सकती है अगर ऐसा गलती करे तो?
उसमें तो सर परेशानी हो सकती है, वो टास्क पे डिपेंड करेगा। टास्क। टास्क भी हो सकता है कि ऐसा टास्क दे दिया है जो कि आपने वो लॉजिक आपने मिस कर दिया जो जावास्क्रिप्ट में आपको सीखना चाहिए था। उसकी वजह से अगर कहीं पे अगर आप फंसते हो तो हो सकता है आपको फिर से जाके जावास्क्रिप्ट में आपको वो चीज सीखना पड़े, फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे आए। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इस वजह से कि हम अपना जो भी जावास्क्रिप्ट है वो अच्छे से सीख लें पहले। और कुछ कमेंट्स आते हैं कि ES6 पहले सीखे हम, वो सोचते हैं ऐसा कि जावास्क्रिप्ट का जो कॉमन जेस है वो सीखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम ES6 सीख लें। जैसे कुछ समय पहले मैं वैर कीवर्ड सिखा रहा था बच्चे को यहाँ जावास्क्रिप्ट में, तो उन्होंने कमेंट किया कि वैर तो काफ़ी पुराना हो चुका है, आप लेट क्यों नहीं पढ़ाते। तो क्या बोलना चाहेंगे उनको, क्या क्या होना चाहिए उसका आंसर। उसका आंसर ये है कि सबसे पहले हमें कॉमन जेएस तो आनी ही चाहिए, हाँ क्योंकि वो हमारी बेसिक और सबसे वो कोर लैंग्वेज है हमारी जावास्क्रिप्ट। हाँ हाँ। सबसे वो कोर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हमारा वो कॉमन जेएस ही है, हम्म, इसको बोलते हैं जेएस। हाँ। सबसे पहले उसको सीखना चाहिए, फिर उसके बाद में आता है हमारा ES6। अच्छा। और एक शायद आपने फ्रीलांसिंग पे भी काम किया है ना थोड़ा बहुत, यस थोड़ा सर। उसके बारे में बताइए, कितना प्रोजेक्ट्स आपने किया होगा फ्रीलांसिंग पे। फ्रीलांसिंग पे हमने ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं किए हैं, लगभग ये 4 से 5 प्रोजेक्ट मैंने किए होंगे अच्छा, तो क्या फ्रीलांसिंग पे। अर्निंग 4-5 प्रोजेक्ट में कितना अर्न किया होगा ऑलमोस्ट आपने। तो 4-5 प्रोजेक्ट में सर ज़्यादा तो अर्न नहीं किए हैं सर, लेकिन फिर भी 50,000 से कम या 50,000 से ऊपर। अराउंड 50 के अबव होगा सर। 50 के अब कितना समय में, ये 5-6 प्रोजेक्ट कितने समय में आपने कंप्लीट किया है। ये 5 प्रोजेक्ट हमने किया है 3 से 4 महीने में, 5 महीने में, मतलब ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट नहीं थे इस वजह छोटे से, छोटे प्रोजेक्ट्स। छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते थे। अच्छा, तो बहुत लोग का ऐसा सोचना होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कि मैं नौकरी क्यों करूं, मैं खुद के लिए काम क्यों ना करूं। तो ये बताइए कि अगर कोई इंसान फ्रीलांसिंग में ठीक ठाक पैसा कमा रहा है तो क्या करना चाहिए, उसको जॉब की तरफ आगे स्विच करना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो पैसा अच्छा खासा कमा रहा है। तो क्या वो फ्रीलांसिंग पे रुके, अपना लॉन्ग टर्म करियर फ्रीलांसिंग में ही प्लान करे पूरा जीवन भर के लिए, या उसको कभी ना कभी जॉब की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए सर, मेरा मानना ये है कि हमें नौकरी एक बार जरूर करनी चाहिए, जॉब से कम एक बार जरूर करना चाहिए। हाँ। भले आप फ्रीलांसिंग के लिए कुछ करिए, लेकिन एक बार आप जॉब कर लेनी चाहिए। 2 साल 3 साल 4 साल जब तक कर सकते हैं आप एक बार जॉब करें, उसके बाद में आप डिसाइड करें वो करना क्या है। चाहे आपको स्टार्टअप करना है तो जॉब करने के बाद आप स्टार्टअप सोचो। करना है, हाँ। क्योंकि अगर जॉब करते हैं तो हमें कंपनी कैसे रन करनी, कैसे क्या करना है, किससे कौन सा काम करवाना है, क्या करना है, ये चीजें हमें पता चल जाती है ऑफिस जॉब करने से। देखिए, सुनिए सुनिए ध्यान से, रामशंकर ने क्या कहा है। जॉब आप करोगे तभी पता चलेगा, कल हो कि आप टीम बनाते हो फ्रीलांसिंग के लिए या सॉफ्टवेयर कंपनी खोलते हो, आपको पता ही नहीं होगा कि किसको काम कैसे देना है। इनफैक्ट आपने पहली बार शुरू किया तो किसी ने ठीक से काम नहीं किया, डेडलाइन से पहले अचीव नहीं किया, तो आप उनको बोल ही नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चल। अगर आपसे उम्र में वो बड़े होंगे, आप कंपनी के ओनर हो, आप इमेजिन कीजिए आप टीम को लीड कर रहे हो और एक जूनियर डेवलपर है जिसका उम्र ज़्यादा है आपसे, लेकिन वो जूनियर डेवलपर है बाय प्रोफेशन, तो आप उनको बोल नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप कंपनी में जॉब किए रहते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि एज कोई मैटर नहीं करता है। अगर आपको आपका जॉब और पोजीशन, आपका रोल अगर थोड़ा नीचा है और आप सही से टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे रिस्पेक्ट के बारे में थोड़ा कम ही सोचा जाता है, फोर्सफुली उनको काफ़ी हैरेस किया जाता है कि तुमने काम क्यों नहीं कंप्लीट किया। तो ये सब आप नहीं बोल पाएंगे, ये सब आप कर ही नहीं पाएंगे अपने एम्प्लॉय के साथ, अगर आप अपनी पहली नौकरी नहीं करोगे तो। समझे, ऐसा होता है ना रामशंकर। Yes, sir. कंपनी में जाते हैं तो HR हो गया या टीम लीडर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, सही से काम ना करने पे, समय पे काम ना ख़त्म करने पे हमें अजीब तरीके से हमारे साथ बिहेव करते हैं। यस सर, करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। हाँ, वो हमारे ट्रेनिंग का एक तरीके से हिस्सा होता है। हाँ हाँ, उनको प्रोजेक्ट मैनेजर उसको बस अपने काम से मतलब होता है, ये हमें अब ये क्लाइंट मीटिंग की, हमें ये प्रोजेक्ट हमें इसको दिखाना है आज। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी आपको क्लाइंट डील करने का मौका मिला है ये 2-3 कंपनीज के अंदर। क्लाइंट डील करने का तो नहीं मिला है, लेकिन हमने क्लाइंट के साथ मीटिंग वगैरह हमने किया है। क्लाइंट मीटिंग में जो भी डिस्कशन होता है क्लाइंट के साथ, वो सब मैंने किया हुआ है।
अच्छा, एक और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है कि इंग्लिश नहीं आती है सर, नौकरी होगा? क्या कहेंगे? बिल्कुल होगा सर, बिना इंग्लिश 100% होगा। बिना इंग्लिश के नौकरी लग जाएंगी? हाँ लग जाएगी सर। ओके, तो उनका ये प्रॉब्लम रहता है कि जैसे इंटरव्यू शुरू हुआ, रिक्रूटर ने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, अब उनको इंग्लिश आता नहीं, थोड़ा बहुत आता भी है तो वो बोल नहीं पाते, तो वहाँ उस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए? रिक्रूटर तो इंग्लिश में पूछ रहा है, क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में उनको? सिंपल है सर, वो आप अपना जवाब हिंदी में दें। अच्छा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम्म, जो जो इंटरव्यूअर है वो अपना आपका जो है वो लॉजिक चेक करेगा, वो मतलब जो आपको जो स्किल्स है, जो आपकी नॉलेज है मेन, उसको उससे मतलब होता है। ओके। ओके, सो रामशंकर से काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला होगा। इस तरीके के और वीडियोज आप चाहते हो तो कमेंट कीजिए, लिंक्डइन पे शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, फेसबुक प्रोफाइल पे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए क्या आपको और भी इस तरीके के वीडियोस देखने, बताइए हमें, लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, codingott.com पर विजिट कीजिए। थैंक यू रामशंकर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।